से काफ़ी सारे स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास ले रहे होंगे। हम ये पिछले 2-4 दिन से पिछले 2-1 दिन से हमने क्लास स्टार्ट करी है और हमारी कोशिश है कि हम डेली हाफ एन आवर की 30 मिनट्स की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको आपके इग्नू की बुक शो करी है, जिसमें आपका सिलेबस है। सिलेबस में आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, 1 एंड 2 दो इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, उसकी वेटेज ज्यादा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा है और उसका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो 2 बुक में कवर हुआ है। उसके बाद आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसमें कुछ इंडेमनिटी, गारंटी और प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये कुछ और फर्दर हैं जो इसमें थर्ड सेक्शन में आपके कवर होते हैं। फोर्थ पॉइंट में पार्टनरशिप इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एंड एलएलपी, तो पार्टनरशिप एक्ट जो आपने पढ़ा है 1932 या उस तरीके से, और इसमें आपने इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एंड एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अभी जो चल रहा है, काफी फैशन में है, तो हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। फिफ्थ है आपका सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930, ये भी आपका सिलेबस में है। बीकॉम प्रोग्राम आपका चाहे ऑनर्स हो, इग्नू के सिलेबस में मैंने जो 6 पॉइंट लिखे हैं, आपके 6 के 6 पॉइंट आपके हैं। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आप चेक बाउंस और बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इसमें आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अभी हम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये मान के चलिए आपके फर्स्ट क्लास है, और सभी के लिए फर्स्ट क्लास ही मान के चलिए, क्योंकि हमने यूनिट 1, 2, 3 का रिवीजन करना है। आप अगर 1 to 6 काउंट करेंगे, टोटल 23 यूनिट्स हैं, तो मोस्ट पॉसिबली हम पॉसिबिलिटी है कि हम जल्दी से जल्दी सब आपके सिलेबस को कवर करेंगे। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जैसे अभी मैंने आपका सिलेबस दिखाया था, जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। सर, एग्रीमेंट होता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करे तो वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। और वही एग्रीमेंट अगर आगे जाके लीगल एग्रीमेंट बनेगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो। कोई भी अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, इन्फोर्सिबिलिटी देखो यहाँ पे लिखा है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो कुछ उसके कंडीशंस होते होंगे, उसको फुलफिल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो अग्रीमेंट्स होते हैं। और बाकी रूटीन लाइफ में आपने सोशल एग्रीमेंट्स भी बहुत देखे होंगे और लीगल एग्रीमेंट्स भी आपने देखे होंगे। इनके बीच में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे कहीं आपके एग्जाम में आ चुका है। ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन अग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, मतलब मैंने आपको बोला कि मैं आपको कुछ बेचना चाहती हूँ, तो अगर आपने उसको बोला ठीक है मैं खरीदूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अग्रीमेंट है। मैंने आपको कुछ बोला और आपने बोला हाँ ठीक है, आप अग्री कर गए, तो वो अग्रीमेंट हो गया। पर वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब उसमें कुछ लीगल टर्म्स और कंडीशंस आ जाएंगी। जैसे पूरा हमने एक फाइल तैयार की जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहेंगे कि पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाएगी। मतलब अगर कुछ ब्रीच हुआ, कोई प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाए, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ आप पे केस करने के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये है, एन एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बट अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब आपको लॉ की तरफ से आप पे प्रेशर रहेगा कि आपने जो भी प्रॉमिस किया है उसे पूरा करो। ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, पर ऐसा अग्रीमेंट में नहीं होता, क्योंकि अग्रीमेंट में तो अभी तक बस आपने हाँ में हामी भरी है कि हाँ जी मुझे आपसे गुड्स खरीदने हैं, अभी तक उसमें लॉ और गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं हुई है। तो इसीलिए एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होते, पर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लॉ और गवर्नमेंट रहती है ये सब चेक करने के लिए, क्योंकि जो भी आपने प्रोमिसेस किए हैं पे करने के लिए या फिर गुड्स को डिलीवर करने के लिए, वो सब की चेकिंग, मतलब अगर आपने कुछ भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। तो आपके ऊपर एक गवर्नमेंट का लॉ का प्रेशर रहेगा अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। ओके, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट था, एवरी एग्रीमेंट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट में भी, मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे सारे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होने
जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। जस्ट लाइक आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपके स्कूल लाइफ में आपने स्टडी किया होगा कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं होते हैं। ऐसा कुछ मैं मतलब ट्राई किया है मैंने अपना एग्जांपल, कि जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिकली जो वैलिड पॉइंट एसेंशियल्स होते हैं किसी एग्रीमेंट के लिए होने के लिए। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज चाहिए होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए होते हैं, प्रॉपर ये सब चीजें जो चाहिए होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। बट अग्रीमेंट में कहाँ लैक कर जाते हैं, अग्रीमेंट में कुछ चीजें हैं जहाँ पे लैक कर जाते हैं, उनके एसेंशियल, उनकी वैलिडिटी, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, उनकी लीगल या इलीगल या फिर वो वॉइड या वॉइडेबल, इस तरीके से कुछ चीजें हैं, जो कुछ टर्म्स हैं जो लैक कर जाते हैं, उस रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। एंड फोर्थ पॉइंट है कि अग्रीमेंट में क्या होता है, बाइंडिंग कंक्लूडिंग नहीं होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि किसी को हम बाइंड कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट या जो भी आजकल हम रेंट पे या कुछ भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि किसी को हम लीगली रिलेशन क्रिएट कर सके किसी के साथ और उनको बाइंड कर सकें। तो अभी क्वेश्चन ये था कि अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, उसके कुछ रीजंस होते होंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं जो जो फुलफिल होने के बाद ही हम कहते हैं कि ये कोई भी अग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कुछ उसके 10 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को वन बाय वन सिर्फ जस्ट एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, मैं कम से कम बोलिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि हमें अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकंड, फ्री कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की तरफ से हाँ होनी चाहिए कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कोरिएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी वेरी दबाव गुड, में गुड, नहीं करना राइट होना। राइट, वेरी गुड जी। फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब कि दोनों पार्टीज के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जा सके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सके। लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कि हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ए ने कोई बुक बेची है बी को 50 रुपीज की, तो कंसिडरेशन है ए के लिए 50 रुपीज और बी के लिए बुक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी को मर्डर के लिए बोल दिया तो फिर वो कंसिडरेशन इलीगल हो जाएगी जी। लॉफुल कंसिडरेशन, राइट। हाँ। और लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा जो इंटेंशन या कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी लॉफुल और लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि जो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो वॉइड है। नेक्स्ट क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब कि हमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। सपोज अगर हमें ए को बी को ऑयल बेचना है तो ये पता होना चाहिए कि हमें कितना लीटर कितना ऑयल बेचना है, उसे कुछ अनक्लियर नहीं होना चाहिए उसमें। गुड, नाइस। इन्होंने अच्छा सब चीज का एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कोई डाउट है आप इस पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इन्होंने सर्टेनिटी का बताया। सर्टेनिटी की मीनिंग ये है कि आपको अनसर्टेन जैसे होता है ना कि आप ये करेंगे, आपको मैं सम अमाउंट पे करूंगा, बट क्या दूंगा ये आपको अनसर्टेन है। तो बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज सर्टेन होती है, ठीक है जी। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, सर्टेन मीनिंग, परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये बताया आपने। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कोई भी जो है ऐसा होना चाहिए जो उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा जो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे दिल्ली जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ पे 5 फ्लोर तक के घर बन सकते हैं, बट कोई मुझे ऑफर करता है मैं इसमें 7 फ्लोर तक बना दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज। इस प्रकार जो है हमारे कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, अगर ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो हम उन अग्रीमेंट्स को कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। सर एक बार लीगल फॉर्मेलिटीज वाला आप एक्सप्लेन कर दो। जी, लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज करना जरूरी होता है। आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। मैंने एग्जांपल जब अपने पढ़ाया था तो मोबाइल्स के लिए तो नहीं होता, बट अगर मैं व्हीकल सेल करता हूँ तो व्हीकल सेल करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती है। या घर सेल्स करते हैं या सिम कार्ड तो नहीं सेल होते। तो हर एक अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीज कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है। उसके बाद ही हम कहेंगे वैलिड है ये चीज, ठीक है जी। जैसे डीड्स बनते हैं घर हाउस सेल के लिए, ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी पे होती है ना। अगर आप घर सेल किया, आपने स्टैम्प ड्यूटी से पे नहीं किया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय कुछ आपने
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ ड्यूटीज गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने थे बट आपने वो पे नहीं करे, तो फिर वो आपका जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लैग कर जाएगा, तो इसलिए फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मैंने आज ये वाली स्लाइड लगाई है क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टैसिट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को भी मेंशन किया था, बट इग्नू की बुक में टैसिट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं था, एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी मेंशन नहीं थे। मैं इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ, जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासिट कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलेटरल बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिपीट कई एग्जाम में आप पीछे 10 ईयर या फिर जो भी आप देखेंगे पास्ट एग्जाम में भी इनका रिपीट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। हाँ, सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब हमारे सारे एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फुलफिल होंगे, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाया जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल ना हो, फॉर एग्जांपल सोशल प्रोमिसेस जैसे हम आपस में अगर कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। वेट स्नेहा जी, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड क्यों बोला? सोशल प्रोमिसेस, सॉरी। नहीं, वो वॉइड नहीं होते, वो अग्रीमेंट रह जाते हैं बस, वो वॉइड नहीं होते। वॉइड में क्या है, हैज नो लीगल इफेक्ट, मतलब उनको हम लीगली इन्फेक्ट नहीं कर सकते, या फिर कुछ इलीगल है, या फिर समथिंग कुछ क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस, मतलब वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल रशिया से कभी सर्टेन कुछ लाना था, या फिर कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लैंड थी, जो प्रॉपर्टी थी जो सेल होनी थी, बट वो अब मेट्रो वालों ने अक्वायर कर ली। जब मेट्रो वालों ने अक्वायर कर ली तो नहीं बेच सकता ना मैं, तो वो वाइड हो जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे किसी का घर था, घर बेचने का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना था, बट वो बाद में घर सेल होने से पहले वो घर टूट गया। अब बताओ वो घर कैसे सेल करेंगे, नहीं सेल हो पाएगा ना, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। वो इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस होने के कारण, या किसी भी लैक लिखा हैज नो लीगल इफेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी किसी के लिए कोई राइट भी नहीं बनता, ना कोई ऑब्लिगेशन बनता है। बट जो सोशल बाकी अग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो अपना रिमेन रहेंगे। तो यहाँ पे वॉइड मतलब होता है कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको इन्फोर्सिबल लीगल नहीं कर सकते, या फिर कोई इलीगल है, दैट्स इट, या कोई इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस जिसका इम्पॉसिबल है ना, तो वो वॉइड हो जाते हैं। और वॉइड एब इशू कौन से होते हैं? वॉइड एब इशू यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, मैं चांद को तोड़ के ला सकता हूँ एग्जाम्पल, तो वो इम्पॉसिबल है भाई, चांद को नहीं तोड़ के लाया जा सकता, तो चांद को तोड़ के लाना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे को इतने रुपए दो मैं ये कर दूंगा, तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वॉइडेबल में क्या होता है, दो पार्टीज में से एक पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है। जब किसी एक पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता, तो वो एट द ऑप्शन उस पार्टी के लिए वो वॉइडेबल हो जाता है। समझ में आया आपको? एक कॉन्ट्रैक्ट करता है विद माइनर से, या फिर किसी से विदाउट उसके कंसेंट से, या किसी का कंसेंट कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से अगर हम किसी का कंसेंट लेते हैं, तो वो कंसेंट सामने वाले पार्टीज क्या कर सकती है, डैमेज क्लेम कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट से रिसेंट कर सकती है, मतलब आउट ऑफ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, गेट आउट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो वहां से बाहर आके वो कह सकता है कोर्ट के इसके अगेंस्ट में बात कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस ऐसे सिचुएशंस में हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोलते हैं। अगर वो पार्टीज नहीं, अगर ऐसा कुछ एक्शन लेती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन फिर वैलिड ही होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा तब तक जब तक उनमें से एक पार्टी अपनी वॉइस रेज नहीं करती कि नहीं मेरे साथ तो अनजस्टिस हुआ है। ठीक है जी। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड तो होते हैं सब तरीके से, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इलीगल भी नहीं है, बट कोर्ट में जो है जाके वो कुछ लैक ऑफ टेक्निकल इशू या किसी और रीजन से कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता, या कोई एविडेंस नहीं होता उनके पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा एग्जांपल फॉर वेट अ लॉन्ग sue someone or breach of contract status limitations may have run out and now is unenforceable, है ना। जैसे कि एक आपने लोन लिया किसी पार्टी से, आपने शायद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा होगा, अगर लोन मैंने मान लो स्नेहा जी से कोई लोन अमाउंट लिया, ठीक है जी, 5000 का, अब 4 साल तक मैंने इनको पे नहीं किया, अब 4 साल बाद क्या ये कोर्ट में जा सकती हैं कि भाई मेरे को इनसे इतना अमाउंट ड्यू था, इतना इंटरेस्ट ड्यू था, अब इनको मेरे को पे करना चाहिए, तो क्या 4 साल बाद इनको जाना चाहिए कोर्ट में? नहीं, 4 साल बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उसका 3 साल तक का पीरियड होता है। 3 साल के विद इन 3 साल के अंदर ही अंदर इनको अपना क्लेम करना चाहिए कोर्ट में। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको मतलब इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट खुद ही बोल देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है,
पर जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें से एक पार्टी जो जिस पार्टी के संग इनजस्टिस हुआ होता है, सिर्फ वही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे रिज्यूम भी कर सकती है, पर अगर उसको लग रहा है कि उसके संग इनजस्टिस हो रहा है, जैसे आपने बताया कि अगर किसी के संग कोर्शन की वजह से या अगर कोई माइनर है, तो उनके संग जो माइनर के संग वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड रहेगा, वॉइड एब इनिशियो हो वॉइड जाता एब है। इनिशियो। हाँ, वॉइड एब इनिशियो जैसे ही वो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब वो उसकी मान्यता नहीं है। जो वॉइडेबल होता है ना, उसको सिर्फ एक पार्टी, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके संग बुरा या धोखा हुआ है, सिर्फ वो पार्टी चाहे तो खत्म कर भी सकती है या फिर कंटिन्यू भी कर सकती है। ओके, राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, और ये तो हम बता ही दिया कि कुछ जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइड में क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा रीजन हुआ जो इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जांपल, ए अग्री टू सेल हिज हाउस टू बी। ए है, अग्री करता है कि मैं अपने हाउस आप बी को सेल करूंगा, बी अग्री करता है हमें परचेस कर लूंगा 2 डेज, 2 दिन बाद, यानी एक फिक्स अमाउंट पे। हिज हाउस इज बर्न्ड नेक्स्ट, उस अगले साल। तो जब घर जल गया, घर जलने के कारण क्या होता है, वो अब सेल करने के लायक नहीं रहा। तो यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो घर जब बेचेंगे, जल गया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट, आप स्नेहा जी सुना आपने ये, इस केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यानी जो परफॉर्मेंस था वो वैलिड नहीं हो पाएगा, परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि घर नहीं रहा। First point, valid to start with, but may be allied to the option of one of the parties. मतलब वैलिड से स्टार्ट तो होता है, बट एक में सर मीनिंग मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट पढ़ के बता दूं। अभी सुहानी जी ने अभी बोला था, आप सुना था आपने जब सुहानी जी बता रहे थे? सर मुझे ना ऑडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया। ठीक है, नहीं वैसे सुहानी जी भी बहुत अच्छा भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्नेहा जी ने भी और वॉइड को भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा, आगे बताइए आप। हाँ, नहीं मुझे ऑडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा रीजॉइन किया था। ओके, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड हो सकते हैं, लिखा है वैलिड टू स्टार्ट बट मे बी अवॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, यानी कोई एक पार्टी है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, जिसका कंसेंट, जिसको जबरदस्ती, अभाव, प्रभाव, दबाव, यानी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसका ड्यूरेस हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये सारे टर्म्स भी आगे हम क्लियर कर लेंगे क्या क्या इनकी मीनिंग होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फैसिड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेस, यानी जिसका कंसेंट किसी थ्रेट, किसी प्रेशर से लिया गया है, अलाउ पार्टी टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेट फ्रॉम अदर पार्टी। अदर पार्टी ने उसको थ्रेट से किसी फोर्सफुली किया है। ये भी एग्जांपल है वॉइडेबल का। ठीक है जी। ए ऑफर टू सेल लैंड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। तो 5 कंडीशन है, वॉइडेबल के 5 कंसेंट होते हैं कि हम किस एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी टेक्निकल इशू या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ना होने की वजह से एनफोर्सेबल नहीं हो पाते। वो वैलिड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, पर वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाते। आपने सुना होगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कई जगह लिखा होगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना बोल के हम उसको इलीगल अग्रीमेंट्स बोलते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही डिक्लेयर्ड हुए होते हैं कि ये इलीगल है और हम इनको एनफोर्स भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी के बीच में डील हुई है कि ए ने बी को कहा है कि उसको सी का मर्डर करना है, तो वो उसे 50,000 रुपीज पे करेगा, तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो बी उससे वापस पैसे क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर मर्डर के बाद भी ए उसे पैसे नहीं देता तो वो क्लेम नहीं कर सकता अपने पैसे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। एसेंशियल्स जब आप 10 कंडीशंस पढ़ते हैं, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकंड यूनिट है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से है। ऑफर कल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि ऑफर एंड ऑफरी कौन होता है, ऑफरर कौन होता है, वो मेक। तो ऑफर क्या होता है, एक पार्टी जो अपनी विलफुली या फिर अग्री अपनी एक्सप्रेस करता है कि मैं इसको करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर किसी कंसिडरेशन के लिए। ऑफरी वन whom it is made, यानी कि जिसके लिए ऑफरी मोर देन 1 पर्सन भी हो सकते हैं, ओपन ऑफर, जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, तो मोर देन 1 पार्टीज भी हो सकती हैं। ऑफर 1 पर्सन होता है। उसके कुछ डेफिनेट एंड एक्सेप्टेड विदाउट चेंज अ पार्टी टू whom it was intended to offered, यानी कि टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड, मतलब डेफिनेट टर्म्स होनी चाहिए, है ना। आप इसको रीड, इसलिए मैं हाईलाइट करके लेके आया हूँ। विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस द कोर्ट वुड नॉट हैव एन एग्रीमेंट दैट कुड बी इन्फोर्स, यानी कि जब ऑफर ना हो तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। Third, enforceability, arbitrary term against the parties would be involuntary
सर्विट्यूड द प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि जो इन्फोर्स कब करेंगे, अगेंस्ट द पार्टी वैलिड ऑफर के कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो एक वैलिड ऑफर, जैसा भी मैंने बताया कि डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म एंड कंडीशन है ऑफर की वो क्लियर होना चाहिए. An offer may be general or specific. An offer should be made with an intention to create legal obligation. तो second and most important point है कि legal obligations create करने के intention से offer देना चाहिए. An offer must be defined, definite and certain. Definite होना चाहिए और certain होना चाहिए. तो दोनों की meaning आपको पता है कि कोई भी definite terms use करना है, indefinite या uncertain terms use नहीं करने हैं. Statement to intention and invitation to offer are not offer. दो तरह की conditions होती हैं. एक होता है statement of intention कि ऑफर देना या फिर इन्विटेट करना ऑफर कर लिए. एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफर हमेशा सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए. टू आइडेंटिकल ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. दो आइडेंटिकल ऑफर अगर हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं. ठीक है जी. ये एक्सेप्टेंस है. एक्सेप्टेंस भी कैसा होना चाहिए, क्लियरली एक्सेप्टेंस होना चाहिए. एक्सेप्टेंस कोई कंडीशंस नहीं हो चाहिए, विदाउट अनकंडीशनल एक्सेप्ट होना चाहिए. एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए. कम्युनिकेशन और रिवोकेशंस, ये आपका यूनिट 2 आता है. रिवोकेशंस में ये है आपका बाय नोटिस. देखो एक तो रिवोकेशन होता है जब आप पर्सन खुद से रिवोकेट करता है. सेकंड कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय नॉन फुलफिलिंग ऑफ कंडीशंस प्रीसीडिंग, बाय डेथ ऑफ इंसेनिटी, या फिर बाय काउंटर ऑफर भी होता है. तो ये सारे केसेस में क्या होते हैं, ऑफर ऑटोमेटिक रिवोकेट हो जाता है. ठीक है. हमारी रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना. किसने पूछा था, रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना. जो ऑफर दिया गया था उसको कैंसिल कर दो, जो एक्सेप्टेंस दी गई थी उसको कैंसिल कर दो. रिवोकेट मतलब कैंसिल करना, डिनाई मतलब मना कर देना.